नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र कुमुद रंजन सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में जिसका नाम है लर्न एस्ट्रोलॉजी विद कुमुद रंजन सिंह। दोस्तों, मैं अपने निवास स्थान जमशेदपुर झारखंड से आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं। आज जिस टॉपिक की चर्चा मैं आप लोगों के साथ करने जा रहा हूं दोस्तों, वो आप इसको बोल सकते हैं कि ये ज्योतिष शास्त्र की नींव है, एस्ट्रोलॉजी की नींव है। इसको बगैर जाने आप कुछ भी प्रेडिक्शन एक्यूरेटली कर ही नहीं सकते हैं। और उसका नाम क्या है? तो ये है भावत भावम सिद्धांत। इसको समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो इससे पहले कि मैं अपने इस एपिसोड को स्टार्ट करूं दोस्तों, मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप कृपया मेरे सभी वीडियोस को देखते हुए ही इस वीडियो पे आएँ, ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो, आपको एस्ट्रोलॉजी की बेसिक्स और फंडामेंटल्स जो है वो क्लियर रहे। तो अगर एक मेरा आप लोगों से एक और निवेदन है दोस्तों कि अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए, रिंग कीजिए, अदरवाइज़ आपको कोई भी नोटिफिकेशन मालूम नहीं चल पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको इसकी जानकारी मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो आज का टॉपिक है भावत भावम सिद्धांत। क्या होता है दोस्तों भावत भावम सिद्धांत? तो देखिए, भावत मतलब होता है भाव से। ठीक है दोस्तों, भावत मतलब भाव से, अभाव मतलब भाव को, ये संस्कृत के वर्ड है। तो भावत मतलब हो गया भाव से और भाव मतलब हो गया भाव को, यानी कि भाव से भाव को देखना जो होता है उसको ही हम बोलते हैं भावत भावम, या इसको आप बोल सकते हैं कि भाव से भाव की दूरी। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप किसी जातक की, किसी व्यक्ति की कुंडली को देखते हैं और किसी पार्टिकुलर हाउस से रिलेटेड मैटर को देखते हैं, तो उसकी डीप स्टडी करने के लिए, उसका सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए आपको भावत भावम सिद्धांत के जानकारी की आवश्यकता पड़ती है। भावत भावम सिद्धांत के अनुसार आप जिस भाव की भी विश्लेषण कर रहे हैं, जिस भाव को भी स्टडी कर रहे हैं, जिस नंबर के भाव को भी, जस्ट उससे उतना ही नंबर वाले आगे वाले भाव को भी आपको देखना जरूरी है। वो दोनों भाव ठीक होंगे तभी आप उन दोनों भावों की जब स्टडी आप कर लेंगे तभी आप बता पाएंगे कि हाँ एक्यूरेटली क्या पोजीशन है और क्या प्रेडिक्शन हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो इसको मैं आपको वर्ड के माध्यम से समझा दे रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूँगा और आपको इसकी जानकारी सिंपल से सिंपल, ईजीएस्ट वे में, ईजीएस्ट लैंग्वेज में आप तक पहुँचा दूँ। तो देखिए दोस्तों, ये एक लग्न कुंडली है। आप जानते हैं कुंडली में टोटल 12 भाव होते हैं। कुंडली में टोटल 12 भाव होते हैं और ये भाव जो होते हैं ये कभी चेंज नहीं होते। भाव कभी चेंज नहीं होते। हाँ, उसमें जो राशियाँ बैठती है, जो राशियाँ आती है वो चेंज हो सकती है। तो ये इसको हम बोलते हैं फर्स्ट हाउस या प्रथम भाव, इसको हम बोलते हैं सेकेंड हाउस या द्वितीय भाव, इसको हम बोलते हैं थर्ड हाउस या तीसरा भाव, इसको हम बोलते हैं फोर्थ हाउस या चौथा भाव, इसको हम बोलते हैं फिफ्थ हाउस या पांचवा भाव, इसको हम बोलते हैं सिक्स्थ हाउस या छठा भाव, इसको हम बोलते हैं सेवेंथ हाउस या सातवां भाव, इसको हम बोलते हैं एट्थ हाउस या आठवां भाव, इसको हम बोलते हैं नाइन्थ हाउस या नौवां भाव, इसको टेंथ हाउस या 10वां भाव, इसको 11th हाउस या 11वां भाव, इसको 12th हाउस या 12वां भाव। ठीक है। तो ये जो होंगे, कोई किसी भी लग्न की कुंडली हो, हाउस हमेशा फिक्स रहेंगे। हाँ, ये अलग बात है कि यहाँ पे कोई भी राशि बैठ सकती है। यहाँ पे 1 नंबर की राशि भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है। इसलिए मैं यहाँ किसी पार्टिकुलर लग्न की कुंडली की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मैं हाउसेस की चर्चा कर रहा हूँ, भाव की चर्चा कर रहा हूँ जो हमेशा फिक्स होते हैं। इसलिए मैंने क्या किया है, इसको रोमन में शॉर्ट में आपको ये दिखा दिया है कि ये फर्स्ट हाउस है। देखिए, रोमन में मैंने लिख दिया फर्स्ट हाउस, ये सेकंड हाउस, ये थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, 8, 9, 10, 11 एंड 12, ताकि आपको किसी तरीके की कोई भी कंफ्यूजन आपके दिलो दिमाग में रहे नहीं। ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अब भावत भावम सिद्धांत के अनुसार आपको जिस भाव का भी विश्लेषण करना है, सूक्ष्म अध्ययन करना है, उतने ही नंबर से उस भाव से उतने ही नंबर वाले आगे भाव में आप जाइए तो आपको क्या होगा, उसका सूक्ष्म विश्लेषण करने में सहायता मिलेगी। जैसे मान लीजिए मैं लग्न भाव, जैसे फर्स्ट हाउस है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं तन भाव या लग्न भाव। और इससे हम जानते हैं, इससे हम विश्लेषण करते हैं शरीर का, रूप रंग का, चरित्र का, दिमाग का, बिहेवियर का, एटीट्यूड का, आउटलुक का और पर्सनैलिटी का, किसी भी जातक के इन सभी चीज़ों का जो विश्लेषण करते हैं हम, वो किससे करते हैं, फर्स्ट हाउस से करते हैं। इसको हम तन भाव या लग्न भाव कहते हैं। तो भावत भावम सिद्धांत के अनुसार ये कितने नंबर का भाव है, 1 नंबर का भाव, फर्स्ट हाउस मतलब पहला भाव, 1 नंबर का भाव। तो इससे जस्ट 1 नंबर आगे आपको बढ़ना पड़ेगा
तब जाकर के आप इस भाव का क्या कर पाएंगे, डिटेल एनालिसिस कर पाएंगे। तो आप जानते हैं कि जब भी काउंटिंग में किया जाता है तो काउंटिंग जो स्टार्ट होता है वो उसी भाव से स्टार्ट होता है जिस भाव से आपको आगे बढ़ना है। तो जैसे देखिए, मुझे इस फर्स्ट हाउस का डिटेल एनालिसिस करना है, तो फर्स्ट हाउस से पहला भाव क्या होगा, फर्स्ट हाउस से पहला भाव अगर मैं यहीं से काउंटिंग करूं, यहीं से मुझे काउंटिंग करना है, तो फर्स्ट हाउस से पहला भाव 1, ठीक है, यानी फर्स्ट हाउस है 1 नंबर का भाव है, तो मुझे क्या करना है कि उससे जस्ट 1 भाव आगे बढ़ना है। तो भाई जब मैं यहाँ आगे बढ़ूंगा तो काउंटिंग मैं यहीं से शुरू करता हूँ, तो 1 नंबर मेरा यहीं पे आएगा, 1 से 1, यानी प्रथम भाव से प्रथम भाव क्या हुआ, लग्न भाव। यानी हमें एक लग्न कुंडली का लग्न भाव का एनालिसिस करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट हाउस का एनालिसिस करना पड़ेगा, क्योंकि प्रथम भाव से प्रथम भाव जब हम काउंटिंग करते हैं, गिनती करते हैं, तो प्रथम भाव से प्रथम भाव जब हम काउंटिंग करेंगे तो शुरुआत हम प्रथम भाव से ही करेंगे, तो पहले से पहला यानी यही भाव आएगा, इसलिए लग्न भाव इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमें लग्न भाव का जब एनालिसिस करना पड़ेगा, डिटेल एनालिसिस करना हो, तो हमको सिर्फ फर्स्ट हाउस को ही देखना पड़ेगा। अब मानिए दोस्तों, और आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी ये, धन भाव, सेकंड हाउस जो उसका होता है उसको हम क्या बोलते हैं, धन भाव बोलते हैं। सेकंड हाउस से हम जानते हैं कि धन, कुटुंब जिसको परिवार बोलते हैं, वाणी, दांत, दाई आँख, ये सब देखा जाता है सेकंड हाउस से। तो भावोद्धाम सिद्धांत के अनुसार जितने नंबर का भाव है उतने नंबर आपको आगे बढ़ना है, तो मैं यहीं से काउंटिंग स्टार्ट करूँगा। तो ये दूसरा भाव है, तो दूसरे से 2 आगे, तो यहीं से काउंटिंग स्टार्ट कीजिए, तो 1, 2, यानी कि तीसरा भाव, यानी सेकेंड हाउस यानी दूसरे भाव की डीप स्टडी करने के लिए मुझे थर्ड हाउस या तीसरे भाव की स्टडी भी करनी पड़ेगी। यानी भावोद्धाम सिद्धांत के अनुसार जो सेकेंड हाउस है उसकी डीप स्टडी करने के लिए, यानी कि जो दूसरा भाव है उसकी डीप स्टडी करने के लिए मुझे तीसरे भाव की भी डीप स्टडी करनी पड़ेगी। क्लियर है दोस्तों। अब आइए दोस्तों थर्ड हाउस पे। थर्ड हाउस को हम क्या बोलते हैं, सहज भाव या पराक्रम भाव। इससे देखा जाता है आपके छोटे भाई बहन, पराक्रम, मेहनत, छोटी यात्राएं, गला, दायां कान और आपकी आदतें। तो देखिए दोस्तों, भावोद्धाम सिद्धांत के अनुसार ये थर्ड हाउस यानी ये तीसरा भाव है, तो तीसरे भाव से उतना ही नंबर आपको आगे बढ़ना है। तो तीसरे से तीसरा, यानी आप यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट कीजिए, तो 1, 2, 3, यानी थर्ड हाउस की यानी तीसरे भाव की डिटेल्ड एनालिसिस करने के लिए मुझे फिफ्थ हाउस की भी एनालिसिस करनी होगी। क्लियर है दोस्तों। अब आइए फोर्थ हाउस पे। फोर्थ हाउस को हम बोलते हैं सुख भाव। क्लियर है दोस्तों। पारिवारिक सुख जो होता है उसको देखने के लिए आपको देखना पड़ता है फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस से हम देखते हैं माता, वाहन, जमीन, मकान, सुख सुविधाएं, पारिवारिक सुख, नेटिव लैंड, जायदाद, प्रॉपर्टी, सीना, फेफड़ा और दिल और पारिवारिक सुख। तो भावोद्धाम सिद्धांत के अनुसार चौथे भाव को देखने के लिए हमें चौथे भाव से चौथा भाव देखना पड़ेगा। तो यहाँ से आप काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, यानी चौथे से चौथा क्या होगा, सातवां भाव। यानी फोर्थ हाउस की डिटेल एनालिसिस करने के लिए, चौथे भाव की डिटेल एनालिसिस करने के लिए मुझे सातवें हाउस को भी एनालिसिस करना पड़ेगा, सातवें हाउस को भी देखना पड़ेगा। अब आते हैं दोस्तों फिफ्थ हाउस पे। फिफ्थ हाउस को हम क्या बोलते हैं, संतान भाव। इससे देखा जाता है पहली संतान, बुद्धि, शिक्षा, लव अफेयर, अनसर्टेन गेन जो जुआ सट्टा लॉटरी के माध्यम से मिलती है, और गर्भाशय। तो भावोद्धाम सिद्धांत के अनुसार फिफ्थ हाउस की डिटेल एनालिसिस करने के लिए मुझे पांचवें भाव से पांचवें भाव को देखना पड़ेगा। तो देखिए ये फिफ्थ हाउस है, यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, यानी पांचवें भाव की डिटेल एनालिसिस करने के लिए मुझे नौवें भाव की भी एनालिसिस करनी पड़ेगी। क्लियर है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों सिक्स्थ हाउस पे। सिक्स्थ हाउस को हम क्या बोलते हैं, शत्रु भाव या रिपु भाव या रोग भाव बोलते हैं। इसे हम देखते हैं रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, हाउस ऑफ कंपटीशन, लंबी बीमारियां, आपकी आंत यानी कि इंटेस्टाइन। ठीक है। तो भावोद्धाम सिद्धांत के अनुसार सिक्स्थ हाउस की डिटेल एनालिसिस करने के लिए हमें, यानी सिक्स्थ हाउस मतलब छठे भाव की डिटेल एनालिसिस करने के लिए हमें छठे से छठे भाव को देखना होगा। तो देखिए काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी छठे भाव की डिटेल एनालिसिस करने के लिए मुझे 11वें भाव की भी डिटेल एनालिसिस करनी पड़ेगी, उसकी भी एनालिसिस करनी पड़ेगी। अब आते हैं हम दोस्तों सेवेंथ हाउस पे। सेवेंथ हाउस को हम बोलते हैं दारा या कलत्र या जया भाव, यानी कि आपकी लाइफ पार्टनर, आपकी वाइफ का भाव है। ठीक है। और इसे हम देखते हैं लाइफ पार्टनर, डेली वेजेस और बिजनेस पार्टनरशिप और मूत्र मार्ग। तो भावोद्धाम सिद्धांत के अनुसार सातवें भाव
की डिटेल एनालिसिस करने के लिए हमें 7वें से 7वें भाव को देखना होगा। तो देखिए यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7वें से 7वां भाव क्या हो गया? पहला भाव, लग्न भाव। तो 7वें हाउस की डिटेल एनालिसिस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट हाउस को यानी पहले भाव को भी देखना पड़ेगा, जो कि लग्न भाव कहलाता है। अब आते हैं दोस्तों 8th हाउस पे। 8th हाउस को हम क्या बोलते हैं? मृत्यु भाव। 8th हाउस मृत्यु भाव कहलाता है। और 8th हाउस से हम देखते हैं मृत्यु, हायर सीक्रेट नॉलेज, ससुराल पक्ष, ऑब्स्टिकल, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और गुप्तांग और मृत्यु तुल्य कष्ट, और इससे आयु भी देखी जाती है। तो दोस्तों भावात्म सिद्धांत के अनुसार 8th हाउस की डीप स्टडी करने के लिए हमें 8वें से 8वें भाव को देखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8वें भाव की डीप स्टडी करने के लिए हमें तीसरे भाव को भी देखना पड़ेगा। क्लियर है दोस्तों? देखिए यहाँ से ये 8वां भाव है, 8वें से 8वां, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8वें भाव की डीप स्टडी करने के लिए हमें तीसरे हाउस को भी यानी तीसरे भाव को भी देखना पड़ेगा। अब आते हैं दोस्तों 9वें भाव पे, 9th हाउस पे। तो 9th हाउस को हम बोलते हैं भाग्य भाव, और इससे देखा जाता है भाग्य, पिता, विदेश यात्रा, धर्म में रुचि और जांघें, थाई। तो भावात्म सिद्धांत के अनुसार 9वें भाव की डीप स्टडी करने के लिए हमें 9वें भाव से 9वें को देखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कितना आ गया? 5वां भाव, यानी 9वें भाव की डीप स्टडी करने के लिए हमें 5वें भाव की भी स्टडी करनी पड़ेगी। अब आते हैं दोस्तों 10th हाउस पे। 10th हाउस को हम बोलते हैं कर्म भाव। इससे देखा जाता है आपका कर्म यानी कि प्रोफेशन, घुटनों का जोड़ और टांगे, ये सभी चीज़ें देखी जाती है 10th हाउस से। तो भावात्म सिद्धांत के अनुसार 10वें भाव की डीप स्टडी करने के लिए हमें 10वें भाव से 10वां भाव देखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10वें भाव की डीप स्टडी करने के लिए हमें 7वां भाव भी देखना पड़ेगा। यही है भावात्म सिद्धांत। अब आते हैं दोस्तों हम 11वें भाव पे यानी 11th हाउस पे। 11th हाउस को हम क्या बोलते हैं? लाभ भाव। तो 11th हाउस लाभ भाव है, इसे हम देखते हैं बड़े भाई, उसके बाद लाभ यानी कि प्रॉफिट, फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर, जो आपकी इच्छा है वो पूर्ति हो रही है कि नहीं, उसके बाद छोटे रोग, बाया कान या घुटने के नीचे का जो पोर्शन होता है, ये सभी देखा जाता है आपके 11th हाउस से। तो भावात्म सिद्धांत के अनुसार 11वें भाव की डीप स्टडी करने के लिए हमें 11वें भाव से 11वें भाव को देखना पड़ेगा, 11वें भाव से 11 नंबर। तो देखिए दोस्तों यहाँ से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 11वें भाव की डीप स्टडी करने के लिए हमें 9th हाउस को भी देखना पड़ेगा। अब आते हैं दोस्तों 12th हाउस पे यानी कि 12वें भाव पे, जिसको हम व्यय भाव भी कहते हैं। तो व्यय भाव से हम देखते हैं फॉरेन सेटलमेंट यानी परमानेंट सेटलमेंट इन फॉरेन कंट्रीज, और उसके बाद जेल यात्रा, हॉस्पिटल के खर्चे, आपकी नींद और बाई आँख। तो भावात्म सिद्धांत के अनुसार 12वें भाव की डीप स्टडी करने के लिए हमें 12वें भाव से 12वें भाव को देखना पड़ेगा। तो देखिए काउंटिंग कीजिए यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12वें भाव की डीप स्टडी करने के लिए हमें 11वें भाव की भी स्टडी करनी पड़ेगी। और उसमें हम क्या क्या देखते हैं? अभी तक तो दोस्तों क्लियर हो गया कि कैसे भावात्म सिद्धांत के अनुसार हम कैसे किस पर्टिकुलर भाव के लिए किस पर्टिकुलर भाव को देखते हैं। तो ये थी दोस्तों भावात्म सिद्धांत की जानकारी। अब उसमें आपको देखना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए जैसे लग्न भाव को तो देखने के लिए आपको सिर्फ लग्न भाव को ही देखना पड़ेगा, क्योंकि पहले से पहला यानी यही होगा, काउंटिंग यहीं से स्टार्ट होगी तो पहले से पहला यही हो जाएगा। तो लग्न भाव की डीप स्टडी तो आप पहले भाव से ही कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब मान लीजिए आपको देखना है धन भाव को, तो देखिए दूसरे से दूसरा यानी 3rd हाउस आ गया, यानी तीसरा भाव आ गया। तो आपको देखना है सबसे पहले जब आप धन भाव की स्टडी कर रहे हैं तो आपको देखना है कि धन भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, क्रूर है, पापी है, शुभ है, किस प्रवृत्ति का ग्रह है। उसके बाद धन भाव का जो स्वामी है वो किस घर में बैठा है। उसके बाद आपको भावात्म सिद्धांत के अनुसार देखना पड़ेगा तीसरा घर यानी तीसरा भाव। तो तीसरे भाव में कोई ग्रह तो कोई कौन सा ग्रह बैठा है, क्रूर है, पापी है, शुभ है, और तीसरे घर का स्वामी यानी इस यहाँ पे जो राशि बैठी होगी तीसरे घर में उसका स्वामी कहाँ पे बैठा है, ये आपको देखनी पड़ेगी। इसी तरीके से हर भाव के लिए आपको देखना पड़ेगा कि उस भाव का उस भाव में कौन सा ग्रह बैठा है,
किस प्रवृत्ति का ग्रह है, शुभ है या पापी है या क्रूर है, और उस भाव से जो भाव धाम सिद्धांत के अनुसार उस भाव की डीप स्टडी करने के लिए जो भाव देखना है, उस भाव का भी स्वामी कहाँ बैठा है, उस भाव में भी कौन सा ग्रह बैठा है, शुभ है, क्रूर है या पापी है, या किस प्रवृत्ति के ग्रह की उस पर दृष्टि पड़ी, तो इन सभी चीज़ों का विचार इसमें करना पड़ेगा। क्लियर है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, क्या है कि अगर वाकई में आपको प्रेडिक्शन करना है, एक्यूरेट करना है, बिल्कुल सटीक करना है, तो आपको टाइम देना पड़ेगा। टाइम देना पड़ेगा मतलब किसी की भी कुंडली की जब आप एनालिसिस कर रहे हैं तो आपको विस्तार से शांत मन से उस कुंडली को पूरी डीप स्टडी करके एक एक हाउस को देखना पड़ेगा और बहुत भाव सिद्धांत को वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप क्या हो जाएंगे, आप तो बस भाव को देख करके हाँ कौन से ग्रह बैठा है, बस एक भाव को देख रहे हैं, उस भाव के बेस पे आप डिसीजन दे रहे हैं कि हाँ ऐसा ऐसा है, ये धारण कर लीजिए, ये रत्न धारण कर लीजिए। उस कंडीशन में आप बिल्कुल फेल होंगे। उस फेल होने से कोई भी नहीं रोक सकता आपको। अगर आप हड़बड़ी में बस सिर्फ भाव देख रहे हैं, भाव सिद्धांत को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो फेल्योर के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा आपको। इसलिए दोस्तों टाइम लीजिए, डीपली स्टडी कीजिए और जिसको भी बताइए बिल्कुल सटीक बताइए और उसकी समस्या का निदान कीजिए। शॉर्टकट में कुंडली नहीं देखी जाती। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट कुंडली एनालिसिस नहीं हो सकती दोस्तों। इस चीज़ को आप बहुत अच्छे तरीके से अपने जहन में बैठा लीजिए कि 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट में कुंडली का एनालिसिस नहीं हो सकता। तो इसलिए जब भी कुंडली का एनालिसिस होगा वो इट विल टेक टाइम। ये टाइम लेगा, 3 घंटे, 4 घंटे, हो सकता है 5 घंटे भी हो जाए, तो ये टाइम लेता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, बहुत भाव सिद्धांत की नींव क्या है? इसका मतलब ये है, इसकी नींव ये है कि हर भाव का जो भाव जो भी भाव को आप देख रहे हैं उसका जो नंबर है उससे जस्ट आगे उतना ही नंबर जब आप आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है कि जिस भाव को आपको देखना है, जिस भाव की आप डीप स्टडी कर रहे हैं, उतने नंबर जब आप आगे वाले भाव में बढ़ते हैं तो बोला जाता है कि जिस भाव की डीप स्टडी कर रहे हैं उसकी परछाई, उसकी इमेज या उसका प्रतिबिंब उस भाव पे बनता है। जैसे मान लीजिए कि मैं ये कर रहा हूँ, सुख भाव को देख रहा हूँ, 4th हाउस। क्लियर है दोस्तों? 4th हाउस की मैं डीप स्टडी करना चाहता हूँ, तो बहुत भाव सिद्धांत के अनुसार मैं चौथे से चौथा भाव देखूंगा तो 1 2 3 4 यानी मुझे 7th हाउस देखना पड़ेगा। तो ये माना जाएगा कि 7th हाउस जो है वो 4th हाउस का प्रतिबिंब है, उसकी इमेज है। क्लियर है दोस्तों? तो इस तरीके से हर भाव के लिए बहुत भाव सिद्धांत के अनुसार जो भाव आपको देखना होगा वहाँ पे क्या होगा, उसकी प्रतिबिंब बनेगी, छाया बनेगी। क्लियर है दोस्तों? अब जैसे मान लीजिए 7th हाउस दारा या करत या जया भाव है, मुझे इसकी डीप स्टडी करनी है, तो 7th हाउस यानी 7वें भाव से 7वां भाव मैं देखूंगा तो कौन सा भाव आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 यानी पहला भाव यानी लग्न भाव। तो माना जाएगा कि जो जया भाव है इसका प्रतिबिंब, इसकी इमेज वो 1st हाउस पे बन रही है। तो इसलिए इन दोनों हाउस की मुझे क्या करनी पड़ेगी, डीप स्टडी करनी पड़ेगी। क्लियर है दोस्तों? अब देखिए क्या है ना कि जो भी हाउस की आप स्टडी कर रहे हैं, जिस भाव की भी आप डिटेल स्टडी करना चाहते हैं, तो उसकी प्रतिबिंब जहाँ बन रही है जिस भाव सिद्धांत के अनुसार, तो ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं 4th हाउस का ही एग्जाम्पल लेता हूँ, यानी चौथे भाव का, तो सुख भाव, इसको हम क्या बोलते हैं, सुख भाव। पारिवारिक सुख का भी ये रिप्रेजेंट करता है 4th हाउस, कि आपको ज़िंदगी में पारिवारिक सुख मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसको ये इंडिकेट करता है। तो देखिए जैसे सुख भाव है तो चौथे से चौथा भाव आपका हो गया 7वां भाव, तो सुख आपको कब नसीब होगा? भले ही यहाँ पे आपको सब कुछ ठीक दिख रहा हो 4th हाउस में, लेकिन अगर आपका 7th हाउस खराब हो गया, अगर 7th हाउस में कोई अनफेवरेबल प्लानेट या मारक ग्रह बैठ गया, क्रूर ग्रह बैठ गया, तो ये तो आपका खराब हो गया, यानी आपकी पत्नी का जो स्थान है वो तो खराब हो गया। तो अगर पत्नी के साथ आपकी नहीं बनेगी तो आप पारिवारिक सुख की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया दोस्तों क्या कॉन्सेप्ट है? ठीक उसी तरीके से आपको ये हाउस तो लग रही ठीक है, 4th हाउस सब कुछ ओके है, लेकिन आप चुक गए कहाँ पे? आपने उसकी भाव सिद्धांत के अनुसार डीप स्टडी यहाँ पे नहीं की, इसलिए आप चुक गए। आपका प्रेडिक्शन वहाँ पे गलत साबित होगा। ठीक उसी तरीके से जैसे मान लीजिए 2nd हाउस धन भाव, तो धन भाव देखने के लिए दूसरे से दूसरा मैं जाऊँगा तो क्या होगा, 3rd हाउस आएगा। तो देखिए धन भाव में सब कुछ आपको ठीक दिख रहा है, लेकिन मान लीजिए 3rd हाउस डिस्टर्ब है, ठीक है, 3rd हाउस में कोई अनफेवरेबल यानी मारक प्लानेट है, या 3rd हाउस किसी भी तरीके से आपका शुभ नहीं रहा। क्लियर है दोस्तों? 3rd हाउस आपके लिए फेवरेबल नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, भले ही आपका धन भाव शो कर रहा हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन तीसरा भाव अगर आपका कहीं से
हार्मफुल हो गया, खराब हो गया किसी मारक ग्रह से या अशुभ ग्रह से, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका धन भाव आपको फलित होता हुआ दिखेगा नहीं। क्योंकि देखिए दोस्तों क्या होता है, ये धन भाव जो है सेकंड हाउस, यानी आपके पास जो संचित धन है उसको इंडिकेट कर रहा है। तो अगर ये हाउस ठीक भी है, लेकिन अगर ये आपका पराक्रम भाव यानी थर्ड हाउस, जिससे आपको धन भाव की डीप स्टडी करनी है, ये खराब हो गया, ठीक है, ये अशुभ हो गया, मान लीजिए किसी अशुभ ग्रह से या मारक ग्रह से, तो क्या होगा, धन तो आपके पास संचित है, पैतृक संपत्ति है, लेकिन आप में पराक्रम नहीं है। पराक्रम नहीं है मतलब क्या, पराक्रम का यहाँ तात्पर्य है मानसिक पराक्रम। मानसिक पराक्रम से मतलब है कि आपके पास धन तो है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, उसको इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको कहीं इन्वेस्ट करने से डर रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए आपके पास ज़मीन है, पैतृक संपत्ति के रूप में बहुत ज़मीन है, टाउन के मान लीजिए मेन एरिया में ही आपके पास ज़मीन है, ठीक है, कोई भी अच्छी टाउन है जिसके एकदम मेन जो पॉश है वो एरिया है, वहाँ पे आपके पास ज़मीन उपलब्ध है, आपको ज़मीन मिली हुई है, पैतृक संपत्ति है वो आपकी, लेकिन आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप उसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे नहीं देख रहे हैं, आप उसको बस ऐसे ही छोड़ दिए हैं। लेकिन अगर वही आपका धन भाव भी अच्छा है और पराक्रम भाव भी अच्छा है, तो आप क्या कीजिएगा, उसको इन्वेस्टमेंट में उसको यूज़ कीजिएगा। आप किसी बिल्डर के साथ पार्टनरशिप कीजिएगा, आप बोलिएगा बिल्डर को कि ये मेरी ज़मीन है, मैं तुमको ज़मीन दे रहा हूँ, तुम इसमें अपार्टमेंट खड़ी करो, तुम इसमें अपार्टमेंट खड़ी करो, मॉल बनाओ, जो बनाना है बनाओ, उसके बाद जो प्रॉफिट होगा उसको हम 60-40 या 50-50 के रेशियो में आपस में क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। यानी उससे जो प्रॉफिट हुआ उसको फिर कहीं दूसरे जगह यूज़ करेंगे, फिर तीसरे जगह, यानी ये क्या हुआ, पैसे से पैसा बनाना। तो अगर ये आपका सहज या भाव या पराक्रम भाव अच्छा है, तभी तो आपका धन भाव फलित होगा, अदरवाइज बस जो संचित है वही रह जाएगा। कई बार तो जो संचित धन है, आपका जो संचित धन है, धन भाव जो है, आपका पराक्रम में कमी होने के कारण वो भाव भी आपका क्या होता है, आपका संचित धन भी आपके पास से निकल जाता है। तो इसलिए दोस्तों भाव भाव सिद्धांत देखना बहुत ज़रूरी है, ताकि एग्जैक्ट रूट काउज जो होता है प्रॉब्लम का, आप उस पर पहुँच पाएँ। उसी तरीके से देखिए दोस्तों, ये थर्ड हाउस की डिटेल एनालिसिस करने के लिए हमें तीसरे भाव को देखना पड़ेगा, यानी 1, 2, 3 इसको देखना पड़ेगा। क्लियर है दोस्तों, थर्ड हाउस यानी कि तीसरे भाव की डिटेल एनालिसिस करने के लिए हमें तीसरे से तीसरे भाव को देखना पड़ेगा। तो तीसरे से तीसरे कौन सा हो गया, 1, 2, 3, यानी कि फिफ्थ हाउस हो गया। क्लियर है दोस्तों। तो देखिए पराक्रम भाव भले ही आपको अच्छा दिख रहा हो, लेकिन ये क्या है, ये आपकी बुद्धि का भी स्थान है। अगर आपकी बुद्धि नहीं है, आपके पास लॉजिक नहीं है, आपके पास तर्क नहीं है, आप सामने वाले को कन्विंस नहीं कर सकते हैं, तो आप पराक्रम दिखा के करेंगे क्या। आप अपना पराक्रम गलत जगह पे यूज़ करेंगे। हो सकता है अपने हितैषी और अपने वेल विशर्स के साथ ही आप अपना पराक्रम यूज़ करें। इसलिए पराक्रम के साथ साथ आपकी बुद्धि भी जो है उसका डेडली कम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ खाली पीली जो पराक्रम रहता है वो अपनों पे ही भारी पड़ जाता है, अपने जो वेल विशर्स हैं, अपने जो परिवार के लोग हैं, उन पे ही भारी पड़ जाता है। इसलिए भले ही आपका पराक्रम भाव सही है, लेकिन अगर आपका फिफ्थ हाउस डिस्टर्ब है तो आपके पराक्रम का कोई बेनिफिट आपको मिलने वाला है नहीं। वो बस जहाँ तहाँ आप अपने आप को भी अशांत करेंगे, बाकी के लोगों को भी, और अपने फैमिली को, अपने परिवार के लोगों को भी अशांत कर देंगे, और उनके साथ भी बेवजह झगड़े झंझट में आप उलझते रहेंगे।